अच्छा, क्लास कैसे लेनी है? एनर्जी के साथ लेनी है, टाइम पास करना है? आवाज नहीं आ रही। एनर्जी होनी तो चाहिए ना, फिर बोलने की है ना हिम्मत। चलो ठीक है, चलो शुरू करते हैं फिर। अच्छा, जितने भी न्यूज़पेपर है ना, सब में ये न्यूज़ चल रही है आजकल, देखा होगा ना कि रुपी फॉल बिलो 90 पर डॉलर, है ना। मतलब एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बना है कि $1 में कभी भी 90 रुपीज नहीं आते थे और 90 पॉइंट समथिंग चला गया है। एंड ऑपोजिशन जो है वो हल्ला कर रहा है कि बुरा हाल हो गया, इकोनॉमी टूट गई है, ये हो गया। एंड हमारी जो फाइनेंस मिनिस्टर है उन्होंने एक नई बात बोली है, नो 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 नो, रुपी इज नॉट वीकर, डॉलर इज बिकमिंग स्ट्रॉन्गर। तो अपने में ये कैपेसिटी होनी चाहिए। आईएएस की प्रिपरेशन कर रहे हैं, क्लासेस ले रहे हैं, तो हमारे अंदर ये कैपेसिटी होनी चाहिए कि हमको कोई घर में बुला के बिठा के ऐसे पूछ ले कि बेटा ये डॉलर ऊपर जा रहा है, रुपये नीचे आ रहा है, रुपया गिर गया, वर्ल्ड रिकॉर्ड बन गया, क्या मतलब है, व्हाई दिस इज हैपनिंग। होना चाहिए ना हमारे में इतनी कैपेसिटी कि कोई पूछ ले, एक हम पढ़े लिखे हैं तो हमारे पास ये आंसर होना चाहिए। वन थिंग। सेकंड थिंग, ये सारी हेडलाइन समझने के बाद फिर हमारे पास इस क्वेश्चन का आंसर 200 वर्ड में होना चाहिए कि डेप्रिसिएशन में और डिवैल्यूएशन में क्या डिफरेंस होता है। पहला एक थियोरेटिकल पार्ट है, प्लस अच्छा ऐसे क्वेश्चन जब आते हैं तो देखो पहले उसने ये पूछा है डेप्रिसिएशन और डिवैल्यूएशन में क्या डिफरेंस होता है, फिर मेन पार्ट क्वेश्चन का ये है एनालाइज द प्राइमरी ग्लोबल फैक्टर्स कंट्रीब्यूटिंग टू करंट डेप्रिसिएशन ऑफ इंडियन रुपी। कि आज जो रुपया गिर रहा है एकदम से, उसमें ग्लोबली ऐसे क्या चेंजेस आए हैं कि 90 से नीचे चला गया, एकदम ठुस हो गया है पैसा। फिर अगली बात आती है दूसरा क्वेश्चन है कंपेयर द सिनेरियो ऑफ 2013 टेपर टेंट्रम। 2013 में टेपर टेंट्रम का केस हुआ था, याद है 2013? क्या कर रहे थे उस टाइम 2013 में? न्यूज़पेपर नहीं पढ़ते थे? क्या कर रहे थे? अरे स्कूल में थे तो भी न्यूज़पेपर तो पढ़ते थे ना। कौन सी क्लास में थी? पता ही नहीं। ठीक है, चलो याद कर लो, बता देना। 7th में थी 2013 में। आप फर्स्ट में थे? आप थर्ड में थे? चलो छोड़ो, अब आगे नहीं पूछ रहा मैं। 7th में थे आप 2013 में, गुड। चलो, है ना। तो टेपर टेंट्रम केस हुआ था एक, उसको भी समझेंगे अपन। अब बिना समझे तो आंसर आ नहीं सकता। फिर सेकंड पार्ट इस क्वेश्चन का है कि विद द करंट ट्रेंड्स ऑफ डेप्रिसिएशन, आज जो रुपया गिर रहा है, इज द करंट डेप्रिसिएशन इज कंसीडर्ड एज अ स्ट्रक्चरल एडजस्टमेंट। ये बोल रहे हैं कि ये जो रुपया गिर नहीं रहा है, ये हम स्ट्रक्चर में क्या कर रहे हैं, एक चेंज ला रहे हैं। ये आरबीआई बोल रहा है कि रुपया गिरा नहीं है, हम क्या कर रहे हैं, रुपये को गिरा रहे हैं। सुना है कभी ये कि रुपये को क्या कर रहे हैं, गिरा रहे हैं। फिर अगली बात आती है नेक्स्ट क्वेश्चन कि डिस्कस द पैराडाइम शिफ्ट इन आरबीआई स्ट्रेटजी फ्रॉम अ वॉरियर टू अ मैनेजर। पहले आरबीआई वॉरियर था, अब आरबीआई मैनेजर बन गया है, क्यों बना? नंबर 1। नंबर 2, ये इंडियन रुपी चेंज जो होता है उसमें रील और नीर का क्या रोल होता है? गॉट इट? अब अगर मैं तुमको क्वेश्चंस दे दूं और यहां से चला जाऊं कि 20 मार्क्स के तीनों क्वेश्चन है, 60 मार्क्स का तुम्हारा टेस्ट है, कितने नंबर आएंगे बेटा? हंस रहा है ये। हाँ, 1-2 नंबर आएंगे। किस चीज के आएगा 1-2 नंबर? बता, चल यही बता दे। डिवैल्यूएशन और डेप्रिसिएशन का डिफरेंस बता दोगे। तो यही आज का हाल है लोगों का। न्यूज़पेपर में सब पढ़ रहे हैं रुपया गिर गया, यस बिल्कुल रिकॉर्ड बन गया, दे हैव नो आइडिया चल क्या रहा है। तो सबसे पहले अपन इसको शुरू करते हैं, ठीक है, डेप्रिसिएशन। और एक टर्म आ रहा है डीवैल्यूएशन। पहले सुन लो बेटा, है ना, इसकी पीडीएफ दिलवा दूंगा मैं तुमको, उसमें से बना लेना नोट्स से। तो पहले तो देखो, ध्यान सुनना, डीवैल्यूएशन और डेप्रिसिएशन को समझने से भी पहले तुमको समझना पड़ेगा एक्सचेंज रेट। क्या होता है एक्सचेंज रेट? एक्सचेंज रेट होता है बेटा, मार्केट में आप $1 लेके गए, ठीक है, $1 लेके गए। $1 जब तुम दोगे तो तुमको X रुपीस मिलेगा। ये जो ₹1 के अगेंस्ट X रुपीस आ रहा है, ये डॉलर की क्या है? एक्सचेंज रेट है। एंड वाइस वर्सा, गॉट इट? ये होती है एक्सचेंज रेट। अब ध्यान से सुनना, एक्सचेंज रेट में 2 चीजें चलती हैं, बहुत काम की चीज है। इससे फिर तुमको लास्ट वाले पे लेके चलूंगा मैं, अभी लास्ट स्लाइड पे। एक्सचेंज रेट में 2 चीजें क्या चलती है? एक चलता है बेटा फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम। फिक्स एक्सचेंज रेट सिस्टम क्या है बेटा? कि तुमने डिक्लेयर कर दिया कि $1 के बदले में हम तो कितने रुपए देंगे? 40 रुपीज देंगे। डॉलर ऊपर जा रहा है तो भी 40, नीचे जा रहा है तो भी 40। हमारा रेट क्या रहने वाला है? हमेशा 40 रहने वाला है। दिस इज कॉल्ड व्हाट? फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम। फॉर एग्जाम्पल, मेरे से कोई पूछे आप कितनी फीस लेते हो, मैं बोल रहा हूं 1 लाख रुपए। 10 साल बाद भी मैं कितने ले रहा हूं? 1 लाख रुपए। तो कैसा सिस्टम है? फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम है। बट मुझे यह पता होना चाहिए कि मार्केट में चीजें चेंज होती है। तो एक आता है, यस, फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट सिस्टम। ध्यान से सुनना, व्हाट इज फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट सिस्टम? फ्लोटिंग का मतलब है कि मार्केट के अकॉर्डिंग जो $1 है वो ऊपर भी जा सकता है और नीचे भी आ सकता है, और उसके अकॉर्डिंग एक्सचेंज रेट चेंज होती है। इंडिया ने हमेशा 90s तक फॉलो किया है व्हाट? फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम। हम डिक्लेयर कर देते थे $1 इक्वल्स टू 10, $1 इक्वल्स टू 10 रुपीज, बस वो 10 ही रहता था। यू गेटिंग माय पॉइंट? तो अब ध्यान से सुनना, होता क्या है, जब कोई कंट्री, जब कोई इकोनॉमी
फिक्स्ड में एफ नहीं, क्योंकि दोनों ही एफ से हैं तो इसको पूरा लिखना पड़ेगा। फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम में अपनी करेंसी को गवर्नमेंट या सेंट्रल बैंक खुद डेप्रिशिएट करता है, डेप्रिशिएशन बाय सेल्फ, तो उसको हम क्या बोलते हैं बेटा? डीवैल्यूएशन। पूरी बात सुनना, जब फिक्स रेट सिस्टम होना चाहिए, नंबर वन। नंबर टू, कंट्री खुद करेगी या कौन करेगा? सेंट्रल बैंक। इंडिया का सेंट्रल बैंक कौन है? आरबीआई। यूएस का कौन है? फेडरल रिजर्व। तो ये जब कर रहे हैं तो उसको बोलेंगे हम क्या? डिवैल्यूएशन। और जब सिस्टम चल रहा है ग्लोबल सिस्टम, और कौन से वाला? फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट सिस्टम चल रहा है, और उसमें बिकॉज ऑफ व्हाट? मार्केट फोर्सेस। और मार्केट फोर्सेस कौन से होते हैं? डिमांड एंड सप्लाई। इनकी वजह से अगर वैल्यू ऊपर जा रही है, नीचे जा रही है, तो उसको क्या बोलते हैं बेटा? डेप्रिसिएशन एंड एप्रिसिएशन। अगर इंक्रीज हो रहा है तो एप्रिसिएशन, डिक्रीज हो रहा है तो डेप्रिसिएशन। यू आर गेटिंग माय पॉइंट? अभी जो हो रहा है वो डिवैल्यूएशन है या डेप्रिसिएशन है? बोलो। डेप्रिसिएशन। व्हाई? बिकॉज 90s के बाद से इंडिया फॉलो क्या कर रहा है? फ्लोटिंग रेट। क्या फॉलो कर रहा है? फ्लोटिंग रेट। तो इसीलिए तो क्वेश्चन में आ रहा है ना जगह जगह कि भाई डीवैल्यूएशन नहीं हो रहा, क्या हो रहा है? डेप्रिसिएशन हो रहा है। देखो लिखा भी है करंट स्ट्रेटजी में, मैंने क्वेश्चन में भी दिया है हिंट एक, ये देखो, करंट डेप्रिसिएशन। तो अभी जो हो रहा है वो क्या है? डेप्रिसिएशन है। नाउ सी, डीवैल्यूएशन कब हुआ ये भी पूछ सकते हैं वो। ये क्वेश्चन सीधा सीधा आता है जो मैं बता रहा हूं अभी। डीवैल्यूएशन इंडिया ने 3 बार किया है अब तक, 1947 के बाद। फर्स्ट टाइम 1949 में हुआ था, सेकेंड टाइम 1965 में करना पड़ा था, और थर्ड टाइम 1991 में जब एलपीजी आया था उस टाइम करना पड़ा था। नाउ लिसन केयरफुली, दे विल आस्क यू 1949 में डीवैल्यूएशन क्यों करना पड़ा? पहले तो ये बताओ डीवैल्यूएशन का मतलब क्या है? यस, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने खुद अपने रुपए की वैल्यू कम करी थी। ये 1949 में करी थी। क्यों करनी पड़ी? रीजन सुनना। हुआ क्या बेटा? वर्ल्ड वॉर जो था, उस वर्ल्ड वॉर 2 के बाद ब्रिटिश इकोनॉमी जो थी वो एकदम से फुस हो गई। जब ब्रिटिश इकोनॉमी फुस हो गई तो ब्रिटिश करेंसी जो थी पाउंड, वो भी क्या हो गया? एकदम से फुस हो गया। जब ब्रिटिश पाउंड फुस हो गया, और इतने साल से हम ब्रिटिश लोगों के साथ ही थे, दे वर रूलिंग ऑन अस, तो हमारा रुपी जो था, इंडियन रुपी, ये सिंबल नहीं था उस टाइम बट मैं यूज कर रहा हूं इसको, दैट वॉज पैक्ड विद पाउंड। पैक्ड का मतलब होता है उसका रेट बढ़ेगा तो इसका बढ़ेगा, इसका गिरेगा तो उसका भी गिर जाएगा। ठीक है, तो दैट वाज पैक्ड विद पाउंड। तो उस कंडीशन की वजह से हमको डेप्रिसिएशन करना पड़ा था, सॉरी डीवैल्यूएशन करना पड़ा था। दिस इज नॉट डेप्रिसिएशन, दिस इज डीवैल्यूएशन। सेकंड टाइम 1965, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार क्वेश्चन आता है। हुआ क्या था 1962 में? याद है? इंडिया चाइना वॉर, इंडो साइनो वॉर। 1965 में बहुत जबरदस्त ड्रॉट आया था, उसको बोलते हैं त्रिकाल। व्हाट इज डिफरेंस इन सूखा, अकाल एंड त्रिकाल? सूखा क्या होता है, अकाल क्या होता है, त्रिकाल क्या होता है? एक में दो में नहीं, मेरे को बताओ फटाफट। बारिश नहीं होती है, अकाल में बारिश भी नहीं होती है, खाने के लिए गेहूं भी नहीं होता है, और त्रिकाल में बारिश भी नहीं होती है, गेहूं भी नहीं होता है, एनिमल के लिए फॉडर भी नहीं बचता है, चारा भी नहीं बचता है। दैट इज कॉल्ड त्रिकाल। बहुत डेंजरस सिचुएशन होती है, तो वो आया था। फिर तीसरी चीज क्या हुई थी 1965 में? अगर तुमको याद हो तो वॉर हुआ था इंडिया और पाकिस्तान का भी। बिकॉज ऑफ ऑल दीज थिंग्स आगे जाके हमारे पास पैसा नहीं बचा था, और तुमको याद हो तो ये हाल हो गया था कि इंडिया ने 5 ईयर प्लान ही नहीं बनाए थे 3 साल तक, 66, 67 और 68 प्लान हॉलिडे बोलते हैं इसको। अब ध्यान से सुनना बेटा, हुआ क्या यहां पे? उस टाइम पे हमारे पास ग्रीन रेवोल्यूशन भी नहीं था, तो हमारे सामने सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो आई थी वो आई थी वीट की, कि वीट चाहिए। वीट का एक ही उस टाइम पे सोर्स था यूएसए, और यूएसए ने लोगों को खुश करने के लिए एक स्कीम निकाली थी, PL 480 स्कीम। PL 480 स्कीम क्या थी? इट वाज अ स्कीम जिसमें यूएसए ये बोलता था कि मेरे पास आओ, आके और मेरे को तुम दे दो तुम्हारी करेंसी। क्या दे दो? रुपीस। और रुपीस के बदले में मेरे से क्या ले जाओ? वीट ले जाओ। एक्सचेंज कराने की जरूरत नहीं है। इसकी वजह से यूएसए के लिए क्लैपिंग भी हुई थी कि इट्स अ गुड स्कीम, PL 480 स्कीम इज अ गुड स्कीम, कि तुम दूसरों की मजबूरी का फायदा नहीं उठा रहे हो, ऐसा दुनिया को लग रहा था। बट यूएसए ने क्या किया इंडिया के साथ? जब इंडिया गया इनके पास कि ये पकड़ो रुपए और हमें वीट दे दो, खाने के लिए पैसा दे दो, हमें खाने के लिए गेहूं दे दो, तो यूएसए ने क्या कहा? हाँ हम दे देंगे, बट यू हैव टू डिवैल्यूएट योर रुपी।
मतलब तुम जो 1 करोड़ लेके आए हो उसको इतना डिवेल्युएट कर लो कि वो 1 करोड़ नहीं रहना चाहिए, 80 लाख रह जाना चाहिए। अब तुम्हारे पास कोई ऑप्शन था नहीं, तो क्या करना पड़ा, हमको हमारे रुपए की वैल्यू खुद गिरानी पड़ी। ये भी क्या था, डीवैल्यूएशन। मार्केट फोर्सेस नहीं कर रहे हैं, हमें करना पड़ रहा है। फिर तीसरे नंबर पे 1991 में जो हुआ उसको बेटा कहते हैं, तुम अच्छे मार्क्स चाहते हो तो तुमको लिख के आना है बीओपी क्राइसिस। व्हाट इज बीओपी, बैलेंस ऑफ पेमेंट। मिनिमम 3 से 4 क्वेश्चन आते हैं यूपीएससी में एक चैप्टर से। किससे, बैलेंस ऑफ पेमेंट। पूरी इकोनॉमिक्स नहीं पढ़नी हो, सिर्फ 3 चैप्टर अच्छे से पढ़ के चले जाओ। एक नेशनल इनकम, दूसरा बजटिंग और तीसरा बीओपी। सिर्फ ये 3 चैप्टर पढ़ के चले जाओ, 60% क्वेश्चन जीके में इकोनॉमिक्स के तुम फोड़ दोगे, सीधे फोड़ के आओगे। बस ये 3 चैप्टर में ऐसा एक चीज जो तुम्हें नहीं आए। सो व्हाट इज बैलेंस ऑफ पेमेंट, बैलेंस ऑफ पेमेंट इज अ काइंड ऑफ यू कैन से अकाउंट बुक, जिसमें इंडिया का रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के साथ जितना डीलिंग होता है उसको बोलते हैं बैलेंस ऑफ पेमेंट। तो इसमें 2 पार्ट होते हैं बैलेंस ऑफ पेमेंट में, एक करंट अकाउंट होता है, कैपिटल अकाउंट होता है। वो डिटेल में मैं नहीं जा रहा, ये चैप्टर 3-4 दिन तक चलता है, ठीक है। अब बीओपी के 2 पार्ट होते हैं, करंट अकाउंट एंड कैपिटल अकाउंट, और हर एक में फिर कई सारे पार्ट होते हैं। तो उसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो उस टाइम पे हुई वो तुमको याद रखनी है कि इंडिया के पास इंपोर्ट कवर जो था वो सिर्फ 21 डेज का बच गया था। व्हाट इज इंपोर्ट कवर, तो देखो कोई पूछे कि व्हाट इज बैलेंस ऑफ पेमेंट, तो तुम क्या बताते हो कि सर बैलेंस ऑफ पेमेंट का मतलब होता है कि ये इंडिया है और ये रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड है। इंडिया से कुछ चीजें बाहर जाती है, कुछ चीजें बाहर से इंडिया में आती है, यही तो होता है एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट। इस पूरे का जो अकाउंट बनता है वो क्या बनता है, बीओपी। बीओपी में कैलकुलेशंस 2 बेसिस पे होती हैं। एक बीओपी में निकलता है विच अकाउंट, एक निकलता है विच अकाउंट, यस कैपिटल अकाउंट। इन दोनों में कैलकुलेशन करके हम ये फाइंड आउट करते हैं कि फॉर हाउ मैनी डेज यू कैन इंपोर्ट। बिकॉज हुआ क्या था, 91 में हम क्राइसिस में चले गए थे। 91 का अगर कोई पूछे ना कभी, तो उनको सीधा बोला करो कि 1980s में इंडिया जो था ना वो आया था वेलफेयर स्कीम में। इंडिया में जबरदस्त आई थी वेलफेयर स्कीम्स, खूब सारी वेलफेयर स्कीम्स आई थी, फ्रीबीज जिसको बोलते हैं आज, खूब सारी आई थी। फिर 1984 के अंदर अगर तुमको याद हो तो इंदिरा गांधी जो थी उनका असैसिनेशन हुआ। फिर 1980s में 1983 से 1986 तक पंजाब जो था उसमें तुमको याद हो तो इमरजेंसी सिचुएशन चली थी, 2.5-3 साल तक बहुत प्रॉब्लम्स चली थी। और फिर उसके बाद इंडिया ने एक और प्रॉब्लम हो गई थी कि इंडिया ने अपनी आर्मी जो थी वो भेज दी थी बेटा श्रीलंका। इसमें बहुत पैसा लगा हमारा, बहुत नुकसान हुआ हमारा। और फिर एक और बड़ा नुकसान हुआ, वो क्या हुआ कि इराक जो था ना, इराक ने कुवैत पे अटैक कर दिया था। इसको बोलते हैं कौन सी वॉर, गल्फ वॉर। अब जैसे ही गल्फ वॉर हुआ तो बिकॉज ऑफ गल्फ वॉर ऑयल जो था उसके प्राइसेस हाई हो गए। बड़ा फैक्टर है, इंडिया को ऑयल क्या करना पड़ता है, इंपोर्ट करना पड़ता है, पहला फैक्टर ये। दूसरा बड़ा फैक्टर क्या हुआ, ऑलरेडी वेलफेयर स्कीम्स चल रही थी तो बहुत ज्यादा इंडिया के ऊपर क्या हो गया था, डेफिसिट। कौन से वाला, फिस्कल डेफिसिट। फिस्कल डेफिसिट का मतलब पैसा आएगा कम और जाएगा ज्यादा, बहुत जबरदस्त फिस्कल डेफिसिट हुआ। अब ये दोनों कंडीशन जब हुई तो यहां पे एक फिनोमिना आता है बेटा, यहां शुरू हो गया था कैपिटल फ्लाइट। व्हाट इज कैपिटल फ्लाइट, कौन बताएगा, इकोनॉमिक्स है ना आपके पास, यस कैपिटल फ्लाइट, हाँ या ना में बोलना, हाँ नहीं, हाँ। कैपिटल फ्लाइट क्या होता है, ध्यान से सुनना, ये है इन्वेस्टर। इन्वेस्टर के पास क्या चीज है बेटा, पैसा है, खूब सारा पैसा है इन्वेस्टर के पास, ठीक है। इन्वेस्टर के पास पैसा है और इन्वेस्टर ने पैसा कहां लगा रखा है, इंडिया में लगा रखा है पैसा। और इंडिया में प्रॉब्लम्स शुरू हो गई हैं, इंडिया के पास ऑयल नहीं है, इंडिया के पास जो पैसा, जो रेमिटेंस, रेमिटेंस जानते हो ना क्या होता है रेमिटेंसेस, बीओपी का जो करंट अकाउंट होता है उसमें जो लोग बाहर रहते हैं वो लोग अपनी सैलरी डालते हैं, वहां से सैलरी भेजते थे। तो गल्फ में देयर वर थाउजेंड्स ऑफ इंडियंस, वो हर महीने अपना पैसा भेजते थे यहां पे। अब क्या हो गया, वो पैसा बंद हो गया क्योंकि या तो उनको भागना पड़ा वहां से या उनकी सैलरी आनी बंद हो गई, ये बंद हो गया। फिर तीसरे नंबर पे इंडिया का ट्रेड जो था पूरे के पूरे मिडिल ईस्ट के साथ क्वेश्चन मार्क में आ गया क्योंकि वहां तो वॉर चल रहा है, हाउ यू विल सेंड योर शिप। और चौथे नंबर पे दिक्कत क्या आई कि इंडिया के पास क्या नहीं बचा, इंपोर्ट कवर सिर्फ कितने दिन का बचा, 21 डेज का। तो इन्वेस्टर को क्या लगेगा, इंडिया की इकोनॉमी तो डूबेगी, तो वो क्या करेगा, अपना पैसा निकालेगा। उसने यहां से सारा पैसा निकाला और दूसरी कंट्री में फेंकना शुरू कर दिया। इसको क्या बोलते हैं बेटा, कैपिटल फ्लाइट कंडीशन। समझ में आ रहा है, ऊपर से जा रहा है, आवाज नहीं आ रही,
नहीं आई अभी भी? हाँ, जोर से बोलो, एनर्जी के साथ। ठीक है, अब देखो ध्यान सुनना, जैसे ये सारी कंडीशंस हुई तो इंडिया के पास एक ही ऑप्शन बचा था। क्या करना पड़ा इंडिया को? एलपीजी प्लस अपनी करेंसी को डिवैल्यूएट करना पड़ा। तो अब कोई पूछे डिवैल्यूएशन कितनी बार हुआ है? 3 बार। पहली बार 1949, दूसरी बार 1965, तीसरी बार 1991 में हुआ है। यू गेटिंग माय पॉइंट? सबसे ज्यादा सिग्निफिकेंट 1991 वाला है। रीजन, जब हमने थर्ड टाइम ये किया तो फिर हमने एलपीजी ऑप्ट कर लिया, हम वर्ल्ड के साथ जुड़ गए। तो हमने बोला कि अब हम क्या करेंगे, अब हम फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम पे नहीं रहेंगे, अब हम किस पे जाएंगे? फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट पे। तो 1991 के बाद से $1 कितने रुपए का होगा ये डिसाइड कौन करेगा? बोलो, मार्केट फोर्सेस। बट यहां पे खड़ा है रुपी, ये इंडियन रुपी है बेटा, इधर लगे हुए हैं मार्केट के फोर्सेस। क्या हमें हमारी करेंसी को अकेला छोड़ देना चाहिए डिमांड एंड सप्लाई के हाथ में? नहीं, इसको सपोर्ट करने के लिए हमने बीच में एक वॉल खड़ी कर दी। वो वॉल कौन है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया बोलता है मार्केट फोर्सेस को कि आई विल नॉट अलाउ यू टू डिस्टर्ब द वैल्यू ऑफ रुपी। कि कैसे? तो अब इसको थोड़ा इन डेप्थ जाके समझते हैं। तो अभी तक ये समझ में आ गया कि व्हाट इज डेप्रिसिएशन एंड व्हाट इज डिवैल्यूएशन। तो ये जो $1 इक्वल्स टू 90 रुपीज या इससे भी ज्यादा हो गया है, ये किसका एग्जांपल है? डेप्रिसिएशन का। यू गेटिंग इट? तो इमेजिन करो 2024 में $1 वॉज इक्वल टू 84 रुपीज। 2025 में नाउ $1 इज इक्वल टू 90 रुपीज। बताओ क्या हुआ है? बोलो यार, डेप्रिसिएशन। इसके बाद अगर ऐसा हो जाए कि 2026 आया और 2026 में $1 हो गया 82 रुपीज का, तो एप्रिसिएशन। तो मतलब अब एप्रिसिएशन भी हो सकता है और डेप्रिसिएशन भी हो सकता है। इट ऑल डिपेंड्स ऑन व्हाट? मार्केट फोर्सेस। अब अपन थोड़ा अंदर चलते हैं और ये देखते हैं कि ये डेप्रिसिएशन हुआ है, किया है तो क्यों किया है, कौन सा स्ट्रक्चरल चेंज है जिसकी वजह से हमको ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसको पढ़ना जरूरी हो जाता है। सो नाउ यस, सो एवरीवेयर इफ यू विल सी, देन हम रुपी का वैल्यू किससे कंपेयर कर रहे हैं? डॉलर से। अब क्वेश्चन आता है कि $1 कितने रुपए का होगा, ये कौन डिसाइड करता है ना? कोई बोले कि डॉलर स्ट्रांग हो रहा है, तो क्या सिर्फ रुपी के उसमें हो रहा है क्या ये? तो उस कंडीशन में एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस थिंग एंड यू हैव टू लर्न इट। मैं तो ये कहूंगा DXY इंडेक्स बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है। ये जिसने पढ़ लिया उसको समझ में आ गया कि व्हाट इज गोइंग ऑन। DXY इंडेक्स, इसको ऐसे समझो कि मैं ब्लॉक्स बना रहा हूं, यहां तक एक ब्लॉक बन गया है कि मैंने तुमको ये समझा दिया व्हाट इज डेप्रिसिएशन, एंड डेप्रिसिएशन को हैंडल कौन कर रहा है? RBI हैंडल कर रहा है। ठीक है, अब मैं दूसरा ब्लॉक बना रहा हूं, इसका उससे अभी कोई कनेक्शन नहीं है। ये जब कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद ये दोनों मर्ज होकर तुम्हारा आंसर बन जाएगा। यू गेटिंग माय पॉइंट? तो अब अपन समझेंगे डॉलर कैसे ऊपर नीचे होता है। यू गेटिंग माय पॉइंट? तो डॉलर की वैल्यू निकालने के लिए एक इंडेक्स चलता है जिसको क्या बोलते हैं? DXY इंडेक्स। DXY इंडेक्स क्या है? ध्यान से सुनना। ये बोलते हैं कि यूनाइटेड स्टेट्स का जो डॉलर है उसकी वैल्यू कैसे निकलेगी। तो ये बोलते हैं यूनाइटेड स्टेट्स जो है उसके ट्रेड का वेटेज निकालेंगे, वेटेज ऑफ ट्रेड। अब ये वेटेज ऑफ ट्रेड क्या है? तो इमेजिन करो दिस इज डॉलर, और इनसे पूछा कि तुम्हारा सबसे ज्यादा ट्रेड किसके साथ होता है? तो ये बोल रहे हैं कि हमारा मैक्सिमम ट्रेड जो होता है वो किसके साथ होता है? यूरो के साथ, बिकॉज यूरोपियन कंट्रीज हैं, सारी यूरोपियन कंट्रीज के पास यूरो है ऑलमोस्ट। फिर दूसरे नंबर पे कि हमारा येन में बहुत ट्रेड होता है। येन इज व्हाट? जापान का करेंसी, और जापान की करेंसी को स्टेबल मानते हैं कि अच्छी करेंसी है, तो येन से हम कंपेयर करते हैं। फिर तीसरा किससे होता है? फिर ये कह रहे हैं डॉलर से। तो वो कह रहे हैं तुम्हारा भी तो डॉलर है कि नहीं? दिस इज विच डॉलर? कैनेडियन डॉलर। यू गेटिंग इट? फिर उसके बाद फोर्थ नंबर पे दे आर सेइंग दैट पाउंड। विच पाउंड? ब्रिटिश पाउंड, ऑब्वियसली। ठीक है, क्योंकि ये यूके जो है ये ब्रिटिश पाउंड में डील कर रहा है शुरू से, तो ये ब्रिटिश पाउंड को लेके घूमे। फिर उसके बाद ये बोल रहे हैं कि हमारा स्विस करेंसी जो है उसमें बहुत होता है। स्विस करेंसी इज व्हाट? फ्रैंक। फ्रैंक ऑफ वेयर? स्विट्जरलैंड। एंड सिक्स्थ वन इज क्रोना। क्रोना इज ऑफ व्हाट? स्वीडन। अब ध्यान से सुनना बेटा, क्या करते हैं? डॉलर का वैल्यू निकालने के लिए ये 6 करेंसी लेते हैं। कौन कौन सी बोलो एक बार? सबसे पहले यूरो, फिर येन, देन डॉलर, देन पाउंड, देन फ्रैंक, देन क्रोना। यू गेट इट? दीज 6 करेंसीज। अब 6 करेंसी को कैसे लेते हैं ये भी सुनना। जिसके साथ जितना ट्रेड होता है उसको उतना वेटेज देते हैं। तो जैसे $1 की वैल्यू कितनी होगी ये डिपेंड करता है बहुत सारे फैक्टर पे। फॉर एग्जांपल, ये लर्न नहीं करना, मैं तुम्हें सिर्फ एक एग्जांपल बता रहा हूं। इन्होंने यूरो जो है
यूरो को दे रखा है अप्रोक्सीमेटली 57% वेटेज। यूरो कितना दे रखा है? 57% वेटेज। देन आफ्टर येन जो है, येन अराउंड 13%। देन आफ्टर ब्रिटिश पाउंड अप्रोक्सीमेटली 12%, एटसेट्रा एटसेट्रा, ऐसे दे रखा है। अब ध्यान से सुनना, $1 लेना है तुमको, $1 अगर तुमको लेना है तो तुमको कितने परसेंट? 57% यूरो लेना पड़ेगा, इतना ये लेना पड़ेगा, इतना ये लेना पड़ेगा, इतना ये, तब क्या आएगा? $1 आएगा। अब सडनली क्या हुआ? लास्ट 2 साल में, फ्रॉम लास्ट 2 ईयर्स, यूरो एकदम से क्या जा रहा है? नीचे जा रहा है। तो अगर यूरो नीचे जा रहा है तो ध्यान से सुनना, क्या अभी भी 57% यूरो डॉलर के इक्विवेलेंट होगा? बोलो, अब ज्यादा लगेगा ना यूरो, तो यूरो की पावर कम हो गई। तो 6 करेंसी, नाउ आई एम समराइजिंग इट, 6 करेंसीज की पावर जो है वो क्यूमुलेटिव होके बनाती है पावर ऑफ व्हाट? $1। यस और नो? अब इनमें से यूरो की पावर क्या हो रही है? कम हो रही है। थोड़े टाइम पहले तुमने खूब पढ़ा होगा, जापान का जो येन है उसकी पावर भी बुरी तरह कम हो गई है। तो किसकी पावर इंक्रीज हो रही है? डॉलर की। बिकॉज पहले इतने यूरो में इतने डॉलर आ रहे थे, अब इतने यूरो हैं तब इतने डॉलर आएंगे। यू आर गेटिंग माई पॉइंट? सो फ्रॉम DXY कॉन्सेप्ट कैन आई से डॉलर बहुत स्ट्रांग हुआ है। यस और नो? अब सेकंड नंबर पे चलते हैं। ग्लोबल फैक्टर्स की बात कर रहे हैं हम, क्योंकि अपने क्वेश्चन में ग्लोबल फैक्टर्स की बात करनी पड़ेगी ना। सेकंड, ट्रंप टेंट्रम्स। मैं इसको जोकिंग बोल रहा हूं, ट्रंप टेंट्रम्स। तुम एग्जाम में मत लिख देना, तुमको एग्जाम में वही बात करनी है जो हमेशा सबसे ज्यादा रहती। कौन सी वॉर? टैरिफ वॉर। टैरिफ वॉर ने क्या किया है? टैरिफ वॉर ने यूएस को भी डैमेज किया है, बट जितने भी ट्रेडर हैं और जितने भी इन्वेस्टर्स हैं उन सबके दिमाग में क्वेश्चन मार्क चल रहा है, यार पता नहीं ट्रेड होगा या नहीं होगा, पता नहीं ये टैरिफ कम करेगा या नहीं करेगा। बात चल रही है कि दिसंबर के एंड तक हो जाएगी बात, वो टैरिफ कम कर देगा, बट हु नोज। और ट्रंप तो वैसे भी सन की आदमी है। तो बिकॉज ऑफ दिस पूरी दुनिया में एक चल रही है व्हाट? यस, अनसर्टेनिटी। इस अनसर्टेनिटी के केस में अगेन पैसे वाला कौन? इन्वेस्टर। वो ढूंढ रहा है कैसा ऑप्शन? सेफ ऑप्शन। अब ट्रंप ने सिर्फ एक गेम नहीं खेला, उसने पहला गेम तो ये खेला कि टैरिफ वॉर करके तुम्हारी इकोनॉमीज पे क्वेश्चन मार्क डाल दिया, चाइना की इकोनॉमी पे क्वेश्चन मार्क डाल दिया। रशिया वैसे ही प्रॉब्लम में है, बिकॉज क्या चल रही है? वॉर चल रही है। दैट्स व्हाई यूएसए विल नेवर ट्राई टू रिजॉल्व दिस वॉर। यूएसए चाहेगा ये वॉर चलती रहे। व्हाई? जब तक ये वॉर चलेगी तब तक यूएसए का डॉलर और स्ट्रांग होगा। कौन से इंडेक्स में? DXY इंडेक्स में। You're getting my point? अब ध्यान से सुनना, यूएसए ने एक और काम किया। वो काम क्या किया? वो 3rd नंबर पे यहां मैं लिख रहा हूं बेटा, जो फेडरल रिजर्व है, यूएसए का सेंट्रल बैंक है। फेडरल रिजर्व इशू करता है बॉन्ड्स। बॉन्ड्स क्या होते हैं बेटा? मैं बैंक हूं, सेंट्रल बैंक हूं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हूं, मेरे को पैसा चाहिए आज, तो मैं एक पेपर पे तुमको लिख के दे दूंगा कि दिस इज अ बॉन्ड विद अ गारंटेड रिटर्न ऑफ 10%। तो ये क्या है? बॉन्ड है। तुम 10 करोड़ ले आओ, तुम 1000 करोड़ ले आओ, मेरे को दे दो, और 10 साल के लिए ये संभाल के रखो। 10 साल बाद आना, जो भी प्राइम मिनिस्टर होगा, जो भी प्रेसिडेंट होगा, उसकी हेडेक है वो चुकाएगा। आज मैं बर्न करूंगा इस पैसे को। You're getting my point? तो फेडरल रिजर्व ने बॉन्ड इश्यू किए, इमेजिन करो 4.5% की इंटरेस्ट रेट पे, गारंटेड इन्वेस्टमेंट का रिटर्न है, और ये हाई रेट है, 4.5। इंडिया के अंदर 6-7% रिटर्न मिल सकता है, बट रिस्क है। तो इन्वेस्टर कहां डालेगा पैसा? यूएसए। यूएसए में पैसा डालने के लिए वो किसकी डिमांड जनरेट करेगा? डॉलर की। उसके पास जो भी करेंसी है उसको पहले किस में कन्वर्ट करेगा? डॉलर में। तो जैसे वो डॉलर में कन्वर्ट करेगा, डॉलर की वैल्यू हाई होगी, क्योंकि डिमांड हाई होगी। डिमांड हाई होगी तो डॉलर क्या हो रहा है? स्ट्रांग हो रहा है। 3 फैक्टर बताया ना मैंने। फोर्थ फैक्टर क्या आया बेटा? ध्यान से सुनना। फोर्थ फैक्टर आया, यूएसए के अंदर 3 इंडस्ट्री एकदम से बूम पकड़ गई, पहले नहीं थी इतनी। सबसे पहली कौन सी इंडस्ट्री? एआई। यू नेम इट, एंड मोस्ट ऑफ द एआई हाउसेस बिलोंग्स टू यूएसए। तुम देखना, तुम ग्रॉक का या किसी का सब्सक्रिप्शन लेने जाओ, वो डॉलर में बताता है प्राइस, रुपए में बताएगा ही नहीं वो। व्हाई? बिकॉज दे ट्रस्ट डॉलर मोर देन रुपी। दे विल नॉट से 8000 रुपीज, दे विल से $100, बिकॉज उनको पता है वो रुपी तो हो सकता है 9000 हो जाए, 10,000 हो जाए। दे आर सेइंग वी बिलीव इन डॉलर्स। सेकेंड इंडस्ट्री यूएसए जिसके अंदर बहुत ज्यादा आगे निकल गया है, दैट इज व्हाट? यस, इलेक्ट्रॉनिक्स। कौन से इलेक्ट्रॉनिक्स? तुमने नाम सुना होगा टेस्ला, यानी कि आई एम टॉकिंग अबाउट ईवीज। नाउ इन इंडिया यू विल नॉट सी, अदरवाइज एवरीवेयर देयर आर टेस्ला व्हीकल्स, एंड बहुत महंगे हैं वो। एंड 3rd नंबर पे यूएसए आज भी डोमिनेट कर रहा है इन द फील्ड ऑफ व्हाट? वेपन्स। अभी इंडिया ले रहा है उनसे जेवलिन मिसाइल। ये क्वेश्चन आएगा, इंडिया कौन सी मिसाइल? जेवलिन मिसाइल की डील करके आया है, रशिया से खरीद रहे हैं हम जेवलिन मिसाइल। तो जेवलिन क्यों बोलते हैं? उसको ऐसे चला सकते हैं, ऐसे, गॉट इट? शोल्डर पे लेके चलता है सोल्जर, तो शोल्डर से इसको शूट कर सकते हैं ऐसे।
तो इसकी वजह से भी यूएस के पास बहुत पैसा आ रहा है। तो दीज आर 4 फैक्टर्स विच आर एबल टू एक्सप्लेन दैट व्हाई यू कैन से कैपिटल फ्लाइट विल हैपन, व्हाई पीपल विल ट्रस्ट मोर इन डॉलर। तो इन सारे फिनोमिनन की वजह से हुआ। अच्छा, एक और 5th नंबर पे ऑयल। तुमको पता है, मैंने पहले ही बताया था शायद, पेट्रो डॉलर अरेंजमेंट। पेट्रोलियम जो है दैट इज पैक्ड विद, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पैक्ड? इसके साथ अटैच्ड है वन करेंसी, व्हाट इज दैट? यूएस डॉलर। तो तुमको किसी भी कंट्री से ऑयल खरीदना है तो ऑयल तब मिलेगा जब पहले तुम डॉलर खरीदोगे। तो इंडिया में जो ओएमसीज हैं, व्हाट इज ओएमसीज? ऑयल मार्केटिंग कंपनीज। जैसे तुम पेट्रोल पंप देखते हो ना, हिंदुस्तान पेट्रोलियम, भारत पेट्रोलियम, एटसेट्रा एटसेट्रा, ये सारी क्या है? ओएमसीज, ऑयल मार्केटिंग कंपनीज। ये पहले इंटरनेशनल मार्केट में जाते हैं, जाके इनको क्या बाई करना होता है? क्रूड ऑयल। एंड टू बाय क्रूड ऑयल व्हाट दे नीड टू बाय? डॉलर्स। तो यहां से ये सारी कंपनीज रुपया लेके जाती है, इंडियन रुपी खूब सारा लेके जाती हैं, ढेर लगा देती हैं वहां पे। उस रुपी को देके क्या लेती हैं? डॉलर। और डॉलर से फिर क्या लेते हैं? क्रूड ऑयल। इंडिया की ऑयल की डिमांड इंक्रीज होती जा रही है। मोर देन 80% ऑयल हमारा जो है वो इंपोर्ट से आता है, मोर देन 80%। अब हर रोज तुमको, उनको भी पता है कि हर रोज डॉलर की डिमांड इंक्रीज होगी, तो डॉलर क्या होगा? स्ट्रांग। एंड रुपी जो है वो नीचे जाएगा। रीजन, हर रोज उनको पता है इंडिया से इतने 1000 करोड़ रुपीस आएंगे। तो किसी को भी अगर इंडियन करेंसी चाहिए तो बहुत है, यूएस करेंसी चाहिए तो कम है। यू गेटिंग माई पॉइंट? तो कितने पॉइंट बता दिए मैंने तुमको? 5। ये 5 ग्लोबल फैक्टर ये एक्सप्लेन कर पा रहे हैं ना कि डॉलर स्ट्रांग हो रहा है और रुपी वीक है। यस और नो? अब ध्यान से सुनना। तो इसका मतलब क्या हो रहा है? अभी कैपिटल फ्लाइट भी हो रहा है। व्हाट इज कैपिटल फ्लाइट? अब तो समझ आ गया होगा। तो कैपिटल फ्लाइट का एक डेटा है जैसे मेरे पास, कि इंडिया में कहीं लिखा है मैंने, अभी दिमाग में तो है नहीं, लिखा हुआ है मेरे, अभी आएगा तो मैं बताता हूं तुमको। इंडिया में कुछ मिलियन यूएस डॉलर, यस मिल गया। 2025 में जो एफआईआईज थे, एफआईआईज फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, उन्होंने इंडियन इकोनॉमी से अप्रॉक्सीमेटली 17 बिलियन यूएस डॉलर विड्रॉ किया है। सोचो कितना बड़ा अमाउंट है, 17 बिलियन यूएस डॉलर। कहां से निकाला? इंडिया से निकाला। और कहां ले गए? कोई और कंट्री में इन्वेस्ट कर दिया। तो इसका मतलब कैपिटल फ्लाइट हमारे यहां पे हो रहा था। अब अपने को यहां तक ये समझ में आ गया। अब मैंने 2 सेगमेंट बना दिए ना, पहले ये बताया डिवैल्यूएशन क्या होता है और डेप्रिसिएशन क्या होता है, फिर हमने ये देखा कि डिवैल्यूएशन क्यों करते हैं, फिर हमने देखा डिवैल्यूएशन कब कब हुआ। दूसरे सेगमेंट में हमने ये देखा कि वर्ल्ड लेवल पे अगर निर्मला सीतारमण मैडम ये बोल रही है कि डॉलर स्ट्रांग हो रहा है, तो समझ में आया क्यों हो रहा है डॉलर स्ट्रांग? यस और नो? तो अब बात आती है कि अगर डॉलर स्ट्रांग हो रहा है और डॉलर अगर स्ट्रांग हो रहा है तो इसका मतलब, सीधी सी बात बोलूं तो, प्राइस ऑफ डॉलर इज इंक्रीजिंग। इफ प्राइस ऑफ डॉलर इज इंक्रीजिंग, दैट मींस एक्सचेंज रेट भी क्या होगी? इंक्रीज होगी। तो अब एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज आती है, जब ऐसा होता है तो उस टाइम आरबीआई क्या करता है? तो ध्यान से सुनना बेटा, आरबीआई के पास 2 स्ट्रेटजी हैं। वन इज ओल्ड स्ट्रेटजी, सेकेंड इज न्यू स्ट्रेटजी। यहां पे मैं लिख देता हूं ईयर 2025। ये जब लोगों को समझ में आएगा ना, ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आने वाले टाइम का, कि किस ईयर में आरबीआई ने अपनी स्ट्रेटजी चेंज करी? 2025 में। अब सुनना ध्यान से, ये स्ट्रेटजी क्या कहती है। ओल्ड स्ट्रेटजी में आज तक आरबीआई क्या बोलता था और गवर्नमेंट क्या बोलती थी, तो मैं यहां लिख रहा हूं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और आरबीआई, इन दोनों की ओपिनियन थी एक। क्या ओपिनियन थी? सिंपल लैंग्वेज में बता रहा हूं, अगर रुपया गिरा तो क्या होगी? हमारी इंसल्ट हो जाएगी। रुपया नहीं गिरने देना है। कि क्यों? कि बस रुपया नहीं गिरने देना है। लोगों को यह लगेगा कि अब तुम लोग तो क्या एजुकेटेड हो, तुमको तो ये सब बातें पहले से पता है कि कैसे रुपया ऊपर जाता है, कैसे नीचे आता है। सारे लोग तो तुम्हारे जितने पढ़े लिखे नहीं होते। यस और नो? है ना? तो अब क्या है कि वो बोल रहे हैं कि रुपया गिरने नहीं देना है, कि यार ऐसे कैसे मैनेज करोगे? ग्लोबल लेवल पे दिस इज ग्लोबल सिनेरियो। ग्लोबल लेवल पे डॉलर क्या हो रहा है? स्ट्रांग हो रहा है। अगर डॉलर स्ट्रांग हो रहा है
तो होना क्या चाहिए, रुपये की वैल्यू नीचे जाएगी। अब आरबीआई और गवर्नमेंट ये बोलिए कि अगर रुपया गिरा तो हमारी इंसल्ट है भाई, हम नहीं गिरने देंगे। तो व्हाट दे वर डूइंग, ध्यान से सुनना, वो जैसे जैसे रुपया गिरने लगता था वो अपना फॉरेक्स जो था उसको बर्न करते थे। व्हाट इज फॉरेक्स? फॉरेन एक्सचेंज का जो पैसा हमारे पास पड़ा है, फॉरेन करेंसी जो पड़ी थी, भाई डॉलर की वैल्यू ऊपर क्यों जा रही है? क्योंकि डॉलर की सप्लाई कम हो रही है, तो कोई बात नहीं, वहां से सप्लाई नहीं आ रही, हमारे से ले लो। यू गेटिंग माय पॉइंट? आरबीआई अपने रिजर्व में से निकाल के डॉलर डाल देता था लिक्विडेट करने के लिए। यू गेटिंग इट? सिस्टम में इतने डॉलर मेंटेन रखता था कि रुपए की वैल्यू क्या नहीं होनी चाहिए, गिरनी नहीं चाहिए, कम नहीं होनी चाहिए। समझ में आ रहा है? यस सर, नो सर? इस सिनेरियो में आरबीआई वाज वर्किंग लाइक अ वॉरियर। व्हाई आरबीआई वाज वर्किंग लाइक अ वॉरियर? कि खुद को बर्न करके तुमको बचा रहा है। दिस वाज विच स्ट्रेटजी? ओल्ड स्ट्रेटजी, ओल्ड स्ट्रेटजी ऑफ आरबीआई टू डिफेंड द वैल्यू ऑफ रूपी। अब आरबीआई बोलता है हमने नई स्ट्रेटजी ले आया। नई स्ट्रेटजी क्या लाए? तो नई स्ट्रेटजी आरबीआई ये बोल रहा है कि हमारी नई स्ट्रेटजी ये है साहब कि अब हम वॉरियर नहीं है, अब हम क्या हैं? मैनेजर हैं। कि मैनेजर का क्या मतलब है? तो ये बोल रहे हैं कि अब हम जो रुपये है ना उसको कहां तक लाएंगे, उसकी फेयर वैल्यू तक लाएंगे। हम दिखाएंगे नहीं कि ये वैल्यू है। तो इसका मतलब लास्ट ईयर तक तुमको जो वैल्यू दिख रही थी, क्या वो रियल वैल्यू थी? नहीं, वो एट द कॉस्ट ऑफ योर फॉरेक्स बर्न आ रही थी। अब हम कह रहे हैं कोई बात नहीं, गिरने दो इसको, लेट इट गो डाउन। बट आरबीआई यहां पे मैनेज करेगा। अब मैनेज क्या करेगा? तो ध्यान से सुनना, आरबीआई अब इसको मैनेज कैसे करेगा? आरबीआई बोलता है लेट इट फ्लोट बट आई विल मैनेज। आने दो इसको नीचे, आई विल मैनेज। कि हाउ यू विल मैनेज? तो अब यहां पे एक टेक्निकल टर्म आता है जो बहुत काम का है और तुमको एग्जाम में लिख के आना है। कि क्या लिख के आना है? कि आरबीआई बोल रहा है कि आई विल वर्क एज एयरबैग। एयरबैग क्या करता है? जब एक्सीडेंट उठता है तो कुशनिंग कर लेता है। एंड आई विल कन्वर्ट द एस्केलेटर इफेक्ट इनटू स्टेयरकेस। क्या है एस्केलेटर और स्टेयरकेस? एस्केलेटर क्या होता है? समझ में आ रही है? लिफ्ट चल रही है कहीं पे, लिफ्ट लगा रखी है। तो अब ध्यान सुनना, आरबीआई बोल रहा है कि 2025 में इमेजिन करो, नवंबर में एक्सचेंज रेट थी $1 इक्वल्स टू 86 रुपीज। यू गेटिंग इट? और 2025 के दिसंबर में हमको फेयर वैल्यू लानी है, और फेयर वैल्यू है इमेजिन करो 93 रुपीज। तो एकदम से नहीं आने दूंगा मैं इसको, लाऊंगा मैं इसको इसकी फेयर वैल्यू तक, बट इसको धीरे धीरे लाऊंगा। तो आरबीआई अब क्या कर रहा है? आरबीआई स्टेयरकेस इफेक्ट का मतलब इट वाज लाइक 86 से कितने पे ले आया इसको? 87, फिर ले आए 87.2, फिर 87.3, करते 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 कहां ले आए? 90 पे। और लेके जाएंगे इसको, कौन सी वैल्यू तक लेके जाएंगे इसको? इसकी फेयर वैल्यू। अब आरबीआई क्या बोल रहा है कि रुपया गिरना इज नॉट इंसल्ट, रुपया गिरना इज डिमांड एंड सप्लाई। लेट द रुपी फाइट। खुद की लड़ाई खुद लड़ने दो रुपी को। असली पता तो तभी लगेगा ना हमारी इकोनॉमी बढ़ रही है या नहीं बढ़ रही है। क्यों हम हमारा फॉरेक्स बर्न करें? क्या अब बिल्कुल फॉरेक्स बर्न नहीं कर रहा आरबीआई? कर रहा है। किस लिए कर रहा है? स्टेयरकेस इफेक्ट के लिए। समझ में आ रही है बात? यस सर, नो सर? तो ये आंसर है इस क्वेश्चन के इस पार्ट का जिसमें मैंने ये लिखा है। डिस्कस द पैराडिग्म शिफ्ट इन आरबीआई स्ट्रेटजी फ्रॉम अ वॉरियर टू अ मैनेजर इन हैंडलिंग द यस इंडियन रुपीज कैसे जा रहा है ना उसको डेप्रिसिएशन को। अब ध्यान से देखो, अब आरबीआई जैसे हमने डॉलर का समझा कि डॉलर कैसे इंक्रीज होता है डिक्रीज होता है, रुपी को कैसे मैनेज करते हैं? तो रुपी को मैनेज करने के लिए आरबीआई यूज करता है दो चीज, एक होता है नीर और एक होता है रीर। सबसे पहला क्वेश्चन फुल फॉर्म नीर और रीर का। यस, इकोनॉमिक्स है किसी के पास? यस, हेलो। ये जैसे इकोनॉमिक्स बोलता हूं ऐसे जमीन में घुस जाता है बिल्कुल। यस, एनी वन ऑफ यू? चलो, ई फॉर एक्सचेंज रेट, इनिशियल का। चलो ध्यान से सुनना, एन इज
नॉमिनल, ई इज इफेक्टिव, ई इज एक्सचेंज रेट। बहुत ध्यान से सुनना बेटा, बहुत काम की चीज है नीर, नॉमिनल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट। जैसे डीएक्सवाई की वैल्यू हम कितनी करेंसी से निकाल रहे थे? 6, याद है ना? ऐसे ही नीर बोलता है कि रुपी जो है ना, रुपी का भी हम क्या कैलकुलेट करेंगे? वेटेज रेशियो निकालेंगे। वेटेज रेशियो कैसे निकालेंगे? तो ये बोलते हैं कि 1 रुपए की वैल्यू कितनी है ये डिसाइड करेंगे हम कितनी करेंसी से? 40 करेंसी की क्या बनाएंगे? एक बास्केट बनाएंगे। वो बास्केट कैसे बनेगी? तो मैं एक एग्जांपल देता हूं तुमको, देखो ध्यान से सुनना। इमेजिन कर लो, मैंने इमेजिन अलग कलर में इसीलिए लिखा है सो दैट ये रियल नहीं लगे, वैसे तो 40 के लिए, मैं इमेजिन 2 के लिए करवा रहा हूं। इमेजिन करो कि इंडिया का ट्रेड सिर्फ 2 कंट्री के साथ होता है, एक तो होता है यूएस के साथ और एक होता है यूके के साथ, बस 2 के साथ ही होता है, तीसरे के साथ हम ट्रेड ही नहीं करते। नीर समझने के लिए बता रहा हूं। यूएस के साथ हमारा जो ट्रेड होता है वो होता है कितने परसेंट? 60%। यूके के साथ ट्रेड होता है वो कितना होता है? 40%। दैट्स हाउ 100%। तो नीर क्या बोलता है? नीर बोलता है कि इसका मतलब यह है कि जो यूएस डॉलर है, यूएस डॉलर को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 0.6 से, बिकॉज आउट ऑफ 1 इट इज 0.6, प्लस यूके का जो पाउंड है उसको करना पड़ेगा 0.4 से, तब वैल्यू आएगी किसकी? रुपी की। यू गेटिंग माय पॉइंट? यस सर, नो सर? अब इसकी जगह अगर कितनी करेंसी आ जाए? 40 करेंसी आ जाए। और स्टैटिस्टिक्स में एक बड़ी ब्यूटीफुल चैप्टर आता है ज्योमेट्रिक मीन, पढ़ा होगा ज्योमेट्रिक मीन, पाई जैसा सिंबल आता है। ज्योमेट्रिक मीन में हम 2 चीजें लेते हैं, एक तो ई लेते हैं, ई, और दूसरा हम डब्ल्यू लेते हैं, वेटेज रेशियो उसका। स्टैटिस्टिक्स तो बड़ा, मतलब इससे अच्छा तो सब्जेक्ट ही नहीं है। मीन, मोड, मीडियम, मतलब जादू की तरह खो जाता है आदमी इसके अंदर। नहीं, खोने लायक नहीं है, क्या बात कर रहे हो? पॉपुलेशन का डेटा खेल के देखो, मजे आएंगे तुमको उसके साथ खेलोगे जब। एनीवेज, तो दैट्स हाउ किसकी वैल्यू कैलकुलेट होती है? रुपी की। किसके बेसिस पे? नीर के बेसिस पे। अब जब भी नीर की बात करो तो एक पॉइंट तुमको बहुत इंपॉर्टेंट स्टार लगा के बता रहा हूं कि नीर जो होता है ना, नीर हमेशा इग्नोर करता है किसको? इन्फ्लेशन को। नीर इग्नोर करता है इन्फ्लेशन को। इन्फ्लेशन के अकॉर्डिंग इसमें कोई एडजस्टमेंट नहीं होता नीर में। इसलिए क्या आया फिर? रीर। इसलिए क्या आया? रीर। तो रीर क्या बोलता है? पहले तो रीर का फुल फॉर्म रियल, यस, इफेक्टिव एक्सचेंज रेट। ठीक है साहब। अब जो रीर है, रीर क्या बोलता है? रीर बोलता है नीर एडजस्टेड विद व्हाट? इन्फ्लेशन। कि कैसे? तो इसका फॉर्मूला है, और अगर लिख के आ गए तो बहुत अच्छे मार्क्स मिलेंगे। रीर निकालने का फॉर्मूला क्या है? कि नीर की वैल्यू ले लो और लिख डालो इन्फ्लेशन इन इंडिया डिवाइडेड बाय इन्फ्लेशन इन, यस, फॉरेन करेंसी और फॉरेन, जिन जिन से तुम डील कर रहे हो 40 से। यू आर गेटिंग इट? नहीं, वो तो इसीलिए तो मीन, मोड, मीडियम, स्टैटिक्स पढ़ते हैं ना। एक एक से कैसे करेंगे? नीर निकालते टाइम ही निकालेंगे ना हम तो, वो तो ठीक है। यू आर गेटिंग इट? यस सर, नो सर? अभी यस सर नहीं हुआ है, अभी सुनते जाना। अब होता क्या है इस केस में? पीपीपी और बर्गर इंडेक्स जो है उसको समझना बहुत जरूरी हो जाता है। व्हाट इज पीपीपी? वेरी गुड। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज फुल फॉर्म ऑफ पीपीपी? हाँ, तो मतलब 2 क्वेश्चन है, पीपीपी क्या होता है और पीपीपी का फुल फॉर्म क्या होता है? दोनों का आंसर सेम कैसे हो सकता है? तो पीपीपी क्या होता है, ध्यान सुनना। पीपीपी ये बोलता है कि जैसे इसको बर्गर से समझते हैं, हमेशा बर्गर से ही लेते हैं कि बर्गर इज अवेलेबल एवरीवेयर। तो ध्यान से सुनना, यूएसए और इंडिया। यूएसए में तुम गए, यूएसए में एक बर्गर जो था वो था कितने डॉलर का? इमेजिन करो, $5 का। एक बर्गर तुम लेने गए, वो कितने में मिला तुमको? $5 में। तुम आए इंडिया, इंडिया में ये बोल रहा है कि ये जो डॉलर है ना, इसको जब मैं रुपये में कन्वर्ट करूं तो इसकी वैल्यू कितनी होनी चाहिए? 1 बर्गर इक्वल्स टू, इमेजिन करो एक्सचेंज रेट जो है वो चल रही है $1 इक्वल्स टू 80 रुपीज। तो कितने रुपए का हो गया? 400 रुपीज का। तो वो ये बोल रहे हैं कि $5 शुड बी इक्वल टू 400 रुपीज, बिकॉज 1 बर्गर इज इक्वल टू 1 बर्गर। ये कब का प्राइस टैग है? इमेजिन करो 2024 का है। अब आया 2025। अब 2025 में क्या हुआ? तुम अपनी वैल्यू चेंज नहीं होने दे रहे, तुम क्या कर रहे हो? फॉरेक्स बर्न कर रहे हो,
तुम 80 पे अटकाए हुए हो इसको, तुमने 80 पे अटका रखा है इसको। अब गड़बड़ क्या हो रही है, यूएसए के अंदर इमेजिन करो जो एक बर्गर है वो हो गया मान लो $6 का, यस और नो। इंडिया में तुम कह रहे हो कि हम तो $1 कितने पे रखेंगे, 80 पे रखेंगे, चेंज नहीं होने देंगे, हम फॉरेक्स बर्न करेंगे। तो जब तुम ये करोगे तो यहां 1 बर्गर इक्वल टू कितने का हो गया, 480 रुपीज का। तो इसको एडजस्ट करने के लिए परचेज पावर पैरिटी का कॉन्सेप्ट आता है। परचेज पावर पैरिटी का कॉन्सेप्ट क्या बोलता है कि एनीथिंग विच इज लाइक, तुम चाहे डॉलर में खरीदो चाहे तुम रुपए में खरीदो, उसकी वैल्यू जब एक्सचेंज रेट में निकालो तो क्या आनी चाहिए, सेम आनी चाहिए, ग्लोबल लेवल पे बैलेंस रहनी चाहिए वैल्यू। इसको बोलते हैं क्या, पीपीपी का कॉन्सेप्ट। अब पीपीपी के कॉन्सेप्ट को तभी आप ये कर सकते हो जिस टाइम पे तुम रीर के थ्रू चल रहे हो, बिकॉज रीर किसको एडजस्ट करके चलती है, इन्फ्लेशन को एडजस्ट करके चलती है। अब ध्यान से सुनना, रीर का कॉन्सेप्ट क्या बोलता है कि अगर रीर की वैल्यू 100 है तो वो जो करेंसी है उसकी कैसी वैल्यू चल रही है, फेयर वैल्यू चल रही है। किसकी, रुपी की। अगर रीर की वैल्यू बिलो 100 चल रही है तो इसका मतलब रुपी क्या है, अंडर वैल्यूड है। और अगर रीर की वैल्यू 100 प्लस चल रही है तो रुपी क्या कर दिया है तुमने, ओवर वैल्यू कर दिया है। गूगल करके देखो रीर वैल्यू ऑफ रुपी, तो तुमको मिलेगा रीर क्या चल रहा है, 100 प्लस चल रहा है। अब रीर को हम कहां ला रहे हैं, नीचे लेके आएंगे। कहां तक लेके आएंगे, अप टू 100। कितना चल रहा है, यस 100 से ऊपर है ना। तो इसका मतलब हमारा रुपी क्या था, ओवर वैल्यूड था। अब हम एक्चुअल में ओवर वैल्यू से किस तरफ जा रहे हैं, फेयर वैल्यू की साइड जा रहे हैं। समझ में आ रहा है, रीर एंड नीर, यस सर, नो सर। तो नीर इज कैलकुलेशन ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ रुपी विदाउट एडजस्टिंग इन्फ्लेशन, रीर इज वैल्यू ऑफ रुपी बाय एडजस्टिंग इन्फ्लेशन, एंड रीर शुड बी हाउ मच, 100 पॉइंट्स, बेस पॉइंट। अब इसमें बेस वैल्यू लेते हैं 2015 ईयर जो है उसको बेस ईयर लेते हैं। तो 2015 के बेस ईयर के अकॉर्डिंग ये 100 जो है ऊपर जा रहा है, तो ये क्या हो रहा है, ओवर वैल्यूड है। नीचे जा रहा है तो अंडर वैल्यूड है। हम कोशिश करते हैं इसको 100 के पास रखें, जितना 100 के पास रहेगा उतना बैलेंस्ड है तुम्हारा करेंसी। यस सर, नो सर। अब देखो, तो इसका मतलब ये जो डेप्रीशिएशन है, ये डेप्रीशिएशन किसके बेसिस पे हो रहा है, मार्केट फोर्सेस के बेसिस पे हो रहा है। अब मार्केट फोर्सेस में दो ही फोर्स काम करते हैं, एक तो कौन, और एक सप्लाई। और यहां डिमांड और सप्लाई का गेम सारा किसका है, डॉलर का है। अब यहां एक चीज और समझनी पड़ेगी। 2008 में सबको पता है यूएसए में आया था डेप्रीशिएशन, रिसेशन आया था जबरदस्त, पता ना, उनकी इकोनॉमी गिर गई थी एकदम से। तो 2008 में जो रिसेशन आया था, तब कौन सी क्लास में थे आप, स्कूल ही नहीं गए थे 2008 में, तो आपको फिर पता कैसे रिसेशन आया था 2008 में। ठीक है, चलो कोई बात नहीं, आई एम जोकिंग। तो अब 2008 में रिसेशन आया और उसके बाद यूएसए ने इस रिसेशन से बाहर आने के लिए एक काम किया, उन्होंने स्टार्ट कर दी प्रिंटिंग। प्रिंटिंग ऑफ व्हाट, डॉलर। खूब सारे डॉलर प्रिंट करो, डॉलर प्रिंट करो। तो डॉलर का क्या इंक्रीज हुआ बेटा, सर्कुलेशन। सर्कुलेशन इंक्रीज होगा तो डॉलर की वैल्यू क्या आएगी, कम आएगी, डॉलर की वैल्यू कम हो जाएगी, डॉलर की स्ट्रेंथ DXY उसमें इंडेक्स में कम हो जाएगी। अब ये सब चल रहा था, फिर सडनली यूएसए ने फिर से मोमेंटम गेन किया और 2013 में ये क्या बोल रहे हैं कि हम इस प्रोसेस को रोक रहे हैं। इसको बोलते हैं टेपर। टेपर का मतलब कोई चीज को रोकना, हॉल्ट करना। किसको टेपर कर रहे हैं हम, प्रिंटिंग ऑफ डॉलर। जैसे ही उसने अनाउंस किया कि प्रिंटिंग ऑफ डॉलर को हम टेपर कर रहे हैं, सडनली लोगों को पता लग गया कि डॉलर की वैल्यू क्या होगी, ऊपर जाएगी। डॉलर की वैल्यू ऊपर जाएगी तो लोगों ने कैपिटल फ्लाइट करा दी इंडिया से बाहर। ये कब हुआ था इंडिया के साथ, 2013 में। उस टाइम पे जो नुकसान हमारा हुआ उसको बोल देते हैं बेटा टेपर टेंट्रम। तो इसलिए कई लोग अब बात कर रहे हैं कि 2013 में जो डैमेज हुआ था इकोनॉमी को, वही डैमेज फिर से होने वाला है। बिकॉज 2013 में जो टेपर टेंट्रम हुआ था उस टाइम पे हमारी जो करेंसी थी वो एकदम से स्लिप हुई थी। 55 रुपीज से 68 पे आके गिर गई थी एकदम से। 55 से 68, $1 इक्वल्स टू 55, और एकदम से कितना हुआ, 68, डम से गिर गया एकदम से। बट उस टाइम में और आज में एक डिफरेंस है, वो डिफरेंस तुमको याद रखना है। और वो डिफरेंस क्या है, क्योंकि एक क्वेश्चन में मैंने ये लिखा है, देखो, कंपेयर द सिनेरियो ऑफ 2013 टेपर टेंट्रम विद द करंट ट्रेंड्स ऑफ डेप्रीसिएशन। ठीक है, कि ये स्ट्रक्चरल एडजस्टमेंट है, ये तो मैंने बता दिया तुमको कि आरबीआई कर रहा है खुद इसको, कि हमने स्ट्रेटजी चेंज की है। बट ये टेपर टेंट्रम के टाइम पे हम एकदम से नीचे आ गए थे। तो अब मैं इसको कंपेयर करके दिखाता हूं तुमको कि जब टेपर टेंट्रम हुआ था
उस टाइम पे 55 रुपीज से कितने पे आ गया था? एकदम से 68 पे आ गया था। बट उस टाइम पे एक और चीज थी, हमारा जो फॉरेक्स था दैट वाज अप्रोक्सीमेटली 275 बिलियन यूएस डॉलर। क्या आज वही इंडिया है? अब कंपेयर करो आज का 2025 का डेप्रीशिएशन। 2025 के डेप्रीशिएशन में हम आए हैं नीचे, बट हम कैसे आ रहे हैं? 87 से करते करते हम किस पे लाए हैं? 90 पे लाए। ये अपने आप आया है, हम कर रहे हैं, मार्केट फोर्सेस को करने दे रहे हैं हम कि यस लाओ लाओ लाओ, हमें फेयर वैल्यू पे लेके आओ। बट आज एक बड़ा चेंज है। वो चेंज क्या है? आज हमारा जो फॉरेक्स है वो अप्रोक्सीमेटली 690 बिलियन यूएस डॉलर का है। आज इंडिया टॉप 5 इकोनॉमी में है। उस टाइम इंडिया को पता है क्या बोलते थे? फ्रेजाइल 5। 5 इकोनॉमी ऐसी थी जो कभी भी क्रैश हो सकती है, उनमें से एक कौन था? इंडिया। आज इंडिया किस में है? टॉप 5 इकोनॉमी में आ गया है। You're getting my point? तो नाउ यू कैन से कि इसका मतलब यह है कि ये जो डेप्रीशिएशन है, दिस डेप्रीशिएशन इज काइंड ऑफ बिटर एंटीबायोटिक। दवाई लेते हैं वो क्या होती है? कड़वी होती है, बट अल्टीमेटली ये तुमको कहां लेके जाएगा? हेल्दी बनाएगा ये तुमको, सो दैट आगे जाके तुम्हारा सिस्टम अपने आप इससे क्या कर सके? लड़ सके। You're getting my point? तो क्या मैं बोल सकता हूं कि आज से पहले इंडिया वो बच्चा था जो पढ़ाई भी नहीं कर रहा और ये भी सोच के बैठा है कि मेरा आईएएस में सिलेक्शन हो जाएगा। जब पूछते थे घर वाले कितने घंटे पढ़ते हो, क्या बोल देता था? यस आई एम स्टडिंग फॉर 4-5 आवर्स। आज से इंडिया ने एटलीस्ट सच बोलना शुरू किया है कि नहीं मैं पढ़ाई नहीं कर रहा हूं। यस और नो? तो अब क्या करोगे? कि मैं पढ़ाई करूंगा। यू गेटिंग माय पॉइंट? यस सर, नो सर? अब क्वेश्चंस पे नजर मारो, मुश्किल है क्या? फेयर वैल्यू अपने आप अटेन हो जाएगी धीरे 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 धीरे। ऑलमोस्ट हम फेयर के आसपास ही चल रहे हैं। हाँ, रीर के थ्रू ये 3-3 महीने में इनका वो होता है, तो उसमें आ जाएगा। तो अब तुम देखो रीर 107 था, तो इसका मतलब रुपी वॉज ओवर वैल्यूड। तो अब सोचो एक चीज गजब की बात, अब आज की क्लास के बाद तुम रीर का एक ग्राफ तुम्हारे सामने कोई लेके आए या तुम न्यूज पढ़ो, अब देखो कितना डिफरेंस होता है पढ़ाई करने के बाद। कि तुमको कोई दिखाए कि देखो देखो रीर है ना, अक्टूबर 2025 में 107 था और आज रीर जो है मोदी जी ने गिरा के 100 कर दिया। यार क्या हाल कर रखा है इकोनॉमी का। यस और नो? तो इसलिए एजुकेशन होना बहुत जरूरी है। और एवरीथिंग इज रोलिंग अराउंड मनी। जैसे स्पिरिचुअलिटी में बात ही सोल की होती है, रोज वो आत्मा परमात्मा आत्मा परमात्मा और कुछ बात ही नहीं होती उनके पास। इन द सेम वे ये दुनिया चली किस पे रही है? पैसे पे। पैसा बाबू भैया, पैसा। और पैसा किस पे चलता है? रीर पे। पैसा किस पे चलता है? डीएक्सवाई पे। पैसा किस पे चलता है? इन्फ्लेशन एडजस्टमेंट पे। इन्फ्लेशन एडजस्टमेंट। दो कंट्री के अंदर इन्फ्लेशन एडजस्टमेंट जो होता है उसको भी हमें पता होना चाहिए। उसके लिए एक फॉर्मूला भी है, इकोनॉमिक्स की एक बुक में से मैंने निकाला था। यस, ये भी हाथों हाथ देख लेते हैं। इन्फ्लेशन डिफरेंशियल थियरी। इन्फ्लेशन डिफरेंशियल थियरी क्या बोलती है? ध्यान से सुनना। ये बोलते हैं कि रुपी जो है, रुपी में डेप्रिशिएशन इज रिक्वायर्ड अकॉर्डिंग टू व्हाट? इन्फ्लेशन इन इंडिया माइनस इन्फ्लेशन इन यूएसए। ये फॉर्मूला लगता है। इंडिया में जो इन्फ्लेशन रेट चल रही है उससे से माइनस करना है किसको? यूएसए के इन्फ्लेशन रेट को। फिर जो डिफरेंस आएगा उतना तुम्हारे रुपये को क्या करना पड़ेगा? तुमको डेप्रिशिएट करना पड़ेगा। गेटिंग माय पॉइंट? अब क्या होगा, ध्यान से सुनना। अगर तुमसे क्वेश्चन पूछ लिया कि इसका इंपैक्ट बताओ, तो ऐसा हो नहीं सकता कि ये जो तुम कर रहे हो इसका कोई नेगेटिव इंपैक्ट नहीं हो। तो इंपैक्ट में एक बड़ा अच्छा टर्म आता है, उसमें से भी क्वेश्चन आता है। इंपैक्ट में आता है बेटा इंपोर्ट ऑफ इन्फ्लेशन। इंपोर्ट ऑफ इन्फ्लेशन कर रहे हो तुम। इंपोर्ट ऑफ इन्फ्लेशन कैसे कर रहे हो? ध्यान से सुनना। तुमने रुपये की वैल्यू क्या कर दी? गिरा दी, कम कर दी, मार्केट के हवाले कर दिया उसको। तो रुपये की वैल्यू गिर गई, मतलब डॉलर खरीदने के लिए यू नीड मोर मनी। तो जो ओएमसी हैं उनको ऑयल सस्ता मिलेगा या महंगा मिलेगा? महंगा मिलेगा। तो ओएमसी को ऑयल महंगा मिलेगा तो आने वाले टाइम में ऑयल का प्राइस बढ़ेगा। ऑयल का प्राइस बढ़ेगा तो पूरी कंट्री में ट्रांसपोर्टेशन क्या होगा? बढ़ेगा। ट्रांसपोर्टेशन बढ़ेगा तो सब्जी भी महंगी होगी, दूध भी महंगा होगा, सब कुछ महंगा होगा। तो रेडी रहो, थोड़ी सी महंगाई आएगी।
थोड़ी सी क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि ये नहीं आती तो फॉरेक्स बर्न होता। यू गेटिंग माय पॉइंट? उस टाइम क्या होता, फॉरेक्स बर्न होता। बट अच्छा है ना कि हम ट्रुथ की तरफ जा रहे हैं, एटलीस्ट हम झूठ को छोड़ रहे हैं, ट्रुथ की साइड जा रहे हैं कि हाँ ये है, ठीक है। दूसरा नुकसान क्या होगा बेटा? दूसरा नुकसान ये होगा कि मान लो कोई स्टूडेंट इंडिया में एडमिशन नहीं हुआ, एमबीबीएस करने गया है बाहर, या पीएचडी करने चला गया बाहर। अब उसके साथ क्या हो रहा है, फर्स्ट ईयर में उसने फीस भरी $1000, सेकेंड ईयर में भी भरी कितनी, $1000, बट फर्स्ट ईयर का $1000 वॉज अप्रोक्सीमेटली यस 80,000, और अब वाला 90,000, बिकॉज एक्सचेंज रेट क्या हो गई है, चेंज हो गई है। तीसरा, जो टूरिस्ट इंडिया से बाहर जाते थे, लास्ट ईयर यूएस घूमने जाते सस्ता पड़ता, अब यूएस घूमने जाओगे महंगा पड़ेगा। फोर्थ नंबर पे, जो सर्विसेज तुम इंपोर्ट करते हो वो सारी की सारी क्या हो जाएंगी, अब महंगी हो जाएंगी। जैसे तुमको इमेजिन करो सब्सक्रिप्शन चाहिए माइक्रोसॉफ्ट का, तो माइक्रोसॉफ्ट का सब्सक्रिप्शन डॉलर में मिलेगा तुमको, ऑफिस 365, वो अब क्या हो जाएगा, महंगा हो जाएगा। कोई आदमी ने लास्ट मंथ रिन्यू करा लिया, उसको सस्ता पड़ा है, अभी महंगा पड़ेगा। एनीथिंग यू आर इंपोर्टिंग इज गोइंग टू बी अ लिटिल बिट महंगा, बट फायदा भी होगा। फायदा किसको होगा? इंडिया का बहुत जबरदस्त कौन सा सेक्टर, आईटी सेक्टर। आईटी सेक्टर सर्विसेज एंड सॉफ्टवेयर्स एक्सपोर्ट करता है। तो ये जो एक्सपोर्ट करते हैं, एक्सपोर्ट किस में करते हैं, डॉलर में। यहां आके डॉलर किस में चेंज होगा, रुपी में, उनको वैल्यू मिलेगी ज्यादा। सेकेंड थिंग, इंडिया से जो भी चीज क्या होती है, एक्सपोर्ट होती है, उसमें फायदा होगा, बिकॉज वहां से डॉलर आएंगे, डॉलर की वैल्यू यहां पे क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी। तो एवरीथिंग इज हैविंग अ प्रोज एंड कॉन्स, बोथ द थिंग्स। अल्टीमेटली तुमको कंक्लूजन में ये बताना है कि इट वॉज अ रिक्वायरमेंट ऑफ टाइम, नंबर वन। नंबर टू, इंडियन इकोनॉमी इज अ वर्ल्ड क्लास इकोनॉमी नाउ, इट इज वन ऑफ द मोस्ट स्टेबल इकोनॉमीज, एंड इट वॉज नेसेसरी इन द इंटरेस्ट ऑफ इंडियन इकोनॉमी।